कार सत श्री अकाल सलाम मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि जो अभी रिसेंटली एमपी पटवारी यानी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो एक रैंक आईक्यू की एक वेबसाइट है जिसमें सभी लोग अपने आंसर की को डाल के उसमें से अपना रैंक और अपनी दूसरी चीज़ें दूसरे डेटा को देख पा रहे हैं। तो उसके डेटा को यूज़ करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन श्योर है या नहीं है, या हम कहीं बाउंड्री पे ही हैं। तो कुछ एक डेटा तो मैं इस वीडियो में आपको दे ही दूंगा। अगर उस डेटा यानी उस रैंक, उस शिफ्ट रैंक या उस कैटेगरी रैंक से पहले आज की डेट में भी आपका रैंक आईक्यू में उस कैटेगरी रैंक से या उस शिफ्ट रैंक से पहले आपका डेटा दिखा रहा है, तो मतलब आप श्योर हो सकते हैं अपने सिलेक्शन को लेके। तो बिना देर करते हुए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़ें चेक करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में पहले तो अपन कुछ और चीज़ें जान लेते हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूँ ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस भी मैं आपको दे दूँगा। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में आगे जाने से पहले ये जानना होगा कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है, तो नॉर्मलाइजेशन होता क्यों है। तो होता इसलिए है कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है और जो कि आपका मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि मल्टीपल शिफ्ट्स में कोई शिफ्ट आसान होती है और कोई शिफ्ट डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें उन सारी शिफ्ट्स के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए, एक संतुलन बनाने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन का सहारा लेना पड़ता है। जो भी अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज़ होती हैं, जैसे आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या व्यापम हो गया, इनमें कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं। तो उनमें फिर सारी शिफ्ट को एक पायदान पे लाके खड़े करने के लिए हमें मल्टीपल शिफ्ट के बीच में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन करना होता है। लेकिन इस नॉर्मलाइजेशन, चाहे बोर्ड्स अलग अलग क्यों ना हो, नॉर्मलाइजेशन का जो अंतिम लक्ष्य होता है हर बोर्ड का एक ही होता है कि लगभग हर शिफ्ट से लगभग एक समान संख्या में जो टॉप कैंडिडेट्स होते हैं उनका सिलेक्शन किया जाए। तो इस तरीके से आप इस नॉर्मलाइजेशन की जो ये लाइन है, सेकंड लाइन जो है आपकी, इस लाइन को आप ज़रूर पढ़ लीजिए कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन का अंतिम लक्ष्य क्या है। नॉर्मलाइजेशन का अंतिम लक्ष्य यही है कि जैसे अब मैं अभी आपको बताऊंगा पटवारी एग्ज़ाम के ही पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैं एक आपको जनरल एग्जांपल दे देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई एक मिनट रुकिए। तो मान लीजिए अगर कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे मान के चलिए कि 40 वैकेंसी है और 400 आपके कैंडिडेट्स हैं जिनने पेपर के लिए फॉर्म भरा है, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि 4 आपकी शिफ्ट हैं। ठीक है, तो अगर 4 शिफ्ट हैं तो और मैं मान के चलता हूँ कि एवरेज हर एक शिफ्ट से 100 बंदे हर एक शिफ्ट में पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये चीज़ हमारा एक लक्ष्य होगा कि 4 अगर शिफ्टें हैं, हर शिफ्ट में 100 बंदे पेपर दे रहे हैं, 40 बंदे हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हर एक शिफ्ट से 10 बंदे पर शिफ्ट से वो उठाएंगे। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है। तो नॉर्मलाइजेशन की जो ये चीज़ है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि आगे ये चीज़ हमारे बहुत काम आने वाली है। सो आगे आते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि रैंक आईक्यू का जो शिफ्ट रैंक है और जो आपका कैटेगरी रैंक है वो आपकी किस तरीके से मदद करेगा। जो रैंक आईक्यू का शिफ्ट रैंक है और जो आपका कैटेगरी रैंक है वो किस तरीके से आपकी मदद करेगा आपको ये जानने में कि आप सिलेक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, एक अंदाज़ा आपको दे देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रैंक आईक्यू में आपको जाना कहाँ पे है। और रैंक आईक्यू में सिर्फ 2 डेटा पे आप ये चीज़ देखते हैं, और अगर उस लिमिट के अंदर हैं, आप उन डेटा की लिमिट के अंदर हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर शॉट होगा। तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहला
आपका जो रैंक आईक्यू में जब आप अपनी आंसर की अपलोड करते हैं तो वहाँ पर जो आपको सबसे पहला इंटरफेस दिखता है, उसमें सबसे पहले आपको दिखता है कैटेगरी रैंक। सबसे पहला तो आपका ये जो रैंक सेक्शन है, तो आपको यहाँ पे आपका जो रैंक दिखता है, ठीक है। जैसे इसका भाई का रैंक है 613 20,229 बच्चों में। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में आपको दिखेगा कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक क्या होता है? कैटेगरी रैंक होता है अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो उस कैटेगरी के जितने भी बच्चों ने अपना डाटा रैंक आईक्यू पे डाला होगा, उस पर्टिकुलर उन सभी बंदों के बीच में आपका क्या रैंक है। सपोज़ आप ओबीसी से हैं, या जो इस बंदे की जिसका डेटा हम अभी देख रहे हैं ये यूआर कैटेगरी से है, तो 3383 यूआर कैंडिडेट के बीच में 181 रैंक है इसकी। अगर ओबीसी का है तो ओबीसी के मान लीजिए 4000 बच्चे हैं और वहाँ पे आपका 181 दिखा रहा, तो ओबीसी के 4000 बच्चों के बीच में आपकी 181 रैंक है। तो एक तो आपको ये देखना है अगर आप कैटेगरी से हैं तो। और अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो उस केस में तो आपका सिर्फ शिफ्ट रैंक से ही काम चल जाएगा। थर्ड लाइन पे आपको शिफ्ट रैंक दिखता है कि ओवरऑल उस शिफ्ट में जितने भी बच्चों ने पेपर दिया उसमें से कितना रैंक है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब आते हैं आगे। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रेकअप दिखा देता हूँ कि क्या इसमें वैकेंसीज़ हैं, क्योंकि शिफ्ट रैंक तो ठीक है लेकिन जब हम कैटेगरी रैंक देखेंगे तो वहाँ पे हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप जानते ही हैं टोटल आपके टोटल 6755 पद पटवारी के हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, है ना। तो इसको हम देख लेंगे आगे जब भी ज़रूरत होगी तो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप आइए जानिए टोटल। अब हम कैसे इस शिफ्ट रैंक को इस्तेमाल करके जानेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो टोटल हम देखते हैं कि यहाँ पर 6755 वैकेंसी थी, ठीक है। टोटल शिफ्टें कितनी हुई थी? 70। तो अगर मैं 6755 को 70 से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे ये चीज़ निकल के मिलती 96.5। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे जो मैंने आपको बताया था, सेकंड लाइन जो आपको मैंने बोला था कि नॉर्मलाइजेशन का जो सेकंड जो लाइन थी कि हर शिफ्ट में से लगभग एक समान लोगों के टॉप कैंडिडेट्स, है ना। तो यहाँ पर आप अब देखिए, तो ये जो यहाँ पे आपका 96.5 है, ये क्या है? मतलब प्रति शिफ्ट अगर 6755 वैकेंसी है और टोटल 70 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो उनको हर शिफ्ट से टॉप के 96.5 बंदे जो हैं वो उठ के सेलेक्ट हो जाएंगे। लगभग यही होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब यही है कि हर शिफ्ट से लगभग टॉप 96 अभ्यर्थी पटवारी चुने जाएंगे। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि टॉप के 96 जितने भी होंगे सब, क्योंकि यहाँ पे रिज़र्वेशन भी एक आस्पेक्ट है। तो रिज़र्वेशन एक आस्पेक्ट है, तो हम इस चीज़ को यूआर कैटेगरी के हिसाब से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देखिए, अब मैंने आपको बताया, आप अगर देखेंगे तो यूआर मेल की वैकेंसी कितनी है? यूआर मेल की वैकेंसी है 1008। टोटल 6755 में जो यूआर ओपन वाला जो सेक्शन है, जिसको यूआर मेल भी आप बोल देते हैं, लेकिन जो यूआर ओपन की वैकेंसी है वो है 1008। तो जैसे हमने टोटल 6755 को 70 से डिवाइड किया था, उसी प्रकार से अगर हम इस 1008 को 70 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 14.2। यानी 14.2 का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि 14.2 आपकी शिफ्ट रैंक जो है 14.2 से कम है तो आप हर हाल में पटवारी बनने जा रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो मैंने ये लिखा हुआ है इस लाइन में कि अगर आपकी शिफ्ट रैंक 10 से या इससे कम है तो आप हर हाल में पटवारी बनने जा रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे अगर 14.2 आया है तो टॉप 14 लोग क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रैंक आईक्यू है ना, उसमें अभी सिर्फ
लगभग 20,000 लोगों का ही डाटा है और पेपर देने वाले लगभग 9 से 10 लाख लोग हैं। तो इसलिए मैंने, अगर यहाँ पे 14 है तो मैंने इस रैंक को 10 कर दिया है, 4 कम कर दिया है। और ऐसा मैं इसलिए भरपूर विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि रैंक IQ मैं जब से देख रहा हूँ, शुरू से मैं लगभग हर दिन इस चीज़ को चेक करता हूँ। और शुरू के टाइम पे तो जब ये डेटा 1,000 2,000 से बढ़ते बढ़ते 5-6 दिन के अंदर अंदर 19,000 के आसपास तक पहुँच गया था, तो मैं हर समय उसको ट्रैक करता था। तो एक चीज़ मैंने जो देखी थी तो उसमें ये देखी थी कि जो शिफ्ट रैंक है आपकी, ओवरऑल जो रैंक है उसका फ्लक्चुएशन तो है, बट जो शिफ्ट रैंक है इसका जो फ्लक्चुएशन था ये बहुत कम फ्लक्चुएट कर रही थी। क्या, जो शिफ्ट रैंक थी आपकी वो बहुत कम फ्लक्चुएट कर रही थी। इसलिए मैं ऐसा आपको बोल सकता हूँ कि जो आपकी शिफ्ट रैंक है, अब इसमें अगर डेटा और भी बढ़ जाए, 20,000 से कल को 25,000 हो जाए, 30,000 हो जाए, तो भी क्या होगा कि जो रैंक है आपकी, ओवरऑल रैंक तो बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती रहेगी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिफोर नॉर्मलाइजेशन वाली। और लेकिन जो आपकी शिफ्ट रैंक है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आपकी रैंक, तो यहाँ पे अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जिस पे ये वीडियो बन रहा है वो ये है कि अगर आपकी रैंक शिफ्ट रैंक, अगर आपकी शिफ्ट रैंक जो है 10 या 10 से कम है, तो आप हर हाल में पटवारी बनने जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों। क्योंकि UR कैटेगरी की मैंने सीट उठाई है यहाँ पे। UR मतलब अनरिजर्व, हर कैटेगरी का बंदा या बंदी इससे सीट ले सकते हैं। तो वहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो, लेकिन रैंक IQ पे अगर आपको आपकी शिफ्ट रैंक, मैंने बताया फर्स्ट आपका ओवरऑल रैंक दिखता है, सेकंड लाइन पे आपकी कैटेगरी रैंक दिखती है और थर्ड लाइन पे आपकी शिफ्ट रैंक दिखती है ना। बिफोर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कि अगर आपकी शिफ्ट रैंक, ये भी बिफोर नॉर्मलाइजेशन की बात है कि अगर आपकी शिफ्ट रैंक 10 या 10 से कम है तो आप हर हाल में पटवारी बनने जा रहे हैं। आप श्योर हो सकते हैं अपने सिलेक्शन को लेके, है ना। तो अब इसी तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आप UR फीमेल हैं, तो अगर आप UR फीमेल हैं तो कुछ नहीं करना, आप जाएंगे उस सेक्शन में जो वैकेंसी ब्रेकआउट है, जो वैकेंसी आपकी जितनी भी दी हुई है उसमें से आप देखेंगे कि UR मेल यानी UR ओपन की तो 1008 है और UR फीमेल की 476 है। सीधे सीधे दोनों को जोड़ देंगे, हमें मिलता है 1484, 1484, और उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमें ये मिल जाता है 21.2। तो 21.2 से मैंने 4 कम कर दिया। तो यहाँ पे अगर 4 नहीं कम किया है मैंने, यहाँ पे 3 ही कम किया है। तो अगर आपकी जो शिफ्ट रैंक है, अगर आप महिला हैं और आपकी शिफ्ट रैंक 18 या इससे कम है, तो आपको पटवारी साहिबा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इनफैक्ट आपको आदत लगा लेनी चाहिए कि आप को पटवारी साहिबा सुनने की आदत लगा लेनी चाहिए। तो आपकी इस तरीके से ये जो 2 डेटा है, इस सिर्फ शिफ्ट रैंक से आप अगर पता लगा सकते हैं, तो यही एक तरीका है कि आप अपनी शिफ्ट रैंक आपकी अगर इससे कम है, अगर आप फीमेल हैं और आपकी शिफ्ट रैंक 18 से कम है, तो डेफिनेटली आप सिलेक्ट होने जा रही हैं। और अगर आप मेल हैं और आपकी शिफ्ट रैंक अगर आपको 10 से कम दिख रही है या 10 भी दिख रही है, तो देयर आर साउंड चांसेस कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चांसेस, बल्कि मैं तो कहता हूँ आप श्योर हो सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर। अब इसी तरीके से हम OBC मेल और OBC फीमेल की भी हम अगर वैकेंसीज़ देखेंगे तो इसमें भी हमको ये पता चल पा रहा है कि अगर आपकी रैंक इसमें 24.2 आ रहा है, ये आप देख लेना। इसको मैंने कैसे जोड़ा, 724 OBC मेल की वैकेंसी और 1008 UR की मैंने जोड़ दिया, तो 1732, और उसको 70 से डिवाइड करके मुझे 24.2 मिल गया। तो 24.2 का मतलब अगर आप OBC कैंडिडेट हैं और मेल हैं, तो अगर आपकी 20 से या 20 के आसपास आपकी रैंक है, तो आप अपने आप को
श्योर मान सकते हैं। इसी तरीके से आप ओबीसी फीमेल हैं तो ओबीसी फीमेल की जो वैकेंसी है वो 337 है। फिर ओबीसी फीमेल की जो है वो ओबीसी ओपन से भी अपनी फ़ाइट कर सकती है, और साथ ही साथ वो यूआर की जो फीमेल सीट हैं उनमें भी फ़ाइट कर सकती है, और यूआर का जो ओपन जो अल्ट्रा यूआर है, जो यूआर ओपन है, उससे भी वो फ़ाइट कर सकती है। तो टोटल 2545 वैकेंसी है। 2545 वैकेंसी एक ओबीसी फीमेल कैंडिडेट टोटल 2545 वैकेंसी के लिए फ़ाइट कर सकती है। तो इसको हम 70 से डिवाइड करते हैं और 36.35। तो अगर आपकी रैंक कहीं भी 30 और 30 के आसपास है, 30 से कम है, 32 या 32 से कम है, और आप ओबीसी महिला हैं, तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जाननी ज़रूरी है कि ये जो तरीका मैंने ऑब्ज़र्व किया है, ये तरीका ना सिर्फ़ और सिर्फ आपके अनारक्षित श्रेणी हेतु ही सटीक है। यानी जो यूआर के कैंडिडेट हैं या यूआर कैटेगरी से सेलेक्ट होने वाले लोग हैं, चाहे वो अदर किसी कैटेगरी के भी हों, लेकिन अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो वो इसमें कर सकते हैं। तो मतलब अगर जो कोई यूआर कैटेगरी का बंदा है तो वो उसके लिए सटीक है ये शिफ्ट रैंक वाला। लेकिन अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, और चाहे एसटी हो, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो फिर उस स्थिति में आपको कैटेगरी रैंक देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कैटेगरी रैंक देखना पड़ेगा। तब जाके कैटेगरी रैंक देखना पड़ेगा, तो जाके आप अपना सिलेक्शन आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि ये कैसे करना है। बस इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप देख सकते हो यहाँ पर। सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर ओबीसी मेल हो तो आप आपका कैटेगरी रैंक देखो। अगर 670 के अंदर हो आपके ओबीसी मेल में, आप ओबीसी मेल के हो और 670 के अंदर हो, आप सिलेक्टेड हो। आप ओबीसी फीमेल हो, 1010 के अंदर हो, आप सिलेक्टेड हो। उसी तरीके से यहाँ पे आप ये देख लो, अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हो, 220 के अंदर हो, आपकी कैटेगरी रैंक देखनी है आपको। सेकंड लाइन में जो आपका कैटेगरी रैंक आता है वो देखना है आपको बिफोर नॉर्मलाइजेशन का। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल हो, 220 है आपका, आप सिलेक्टेड हो। अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल हो और आपकी कैटेगरी रैंक 350, आप सिलेक्टेड हो। इसी तरीके से एससी की बात कर लेते हैं। अगर आपका कैटेगरी रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन 360 है या 360 से कम है, आप सिलेक्टेड हैं। कैटेगरी रैंक अगर आपकी 550 से अंदर है और आप फीमेल हैं और आप एससी से बिलोंग करती हैं, तो वहाँ पर आप एकदम सेफ़ रहेंगी, आपका सिलेक्शन श्योर है। इसी तरीके से अब एसटी कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। एसटी मेल 770 से कम अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आप सिलेक्टेड हैं। उसी तरीके से अगर आप एसटी फीमेल हैं, आपकी अगर 1180 से कम रैंक है, आप सिलेक्टेड हैं, है ना। अब हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं। इतनी सब बात करने के बाद में कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी का क्या रहने वाला है, इसमें आप एक चीज़ ज़रूर देख लेना कि प्लस या -2 हो सकता है ना। इसमें आपका प्लस या -2 हो सकता है। क्या हो सकता है? +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। बाकी सम हाउ कट ऑफ यही रहने वाला है। यूआर मेल 147, यूआर मेल 147 एंड यूआर फीमेल 143। ठीक है। ओबीसी पे आते हैं। ओबीसी मेल 144, ओबीसी फीमेल 140। ठीक है। ईडब्ल्यूएस मेल 143, ईडब्ल्यूएस फीमेल 139। उसके बाद एससी मेल 137, एससी फीमेल 133। इसी तरीके से एसटी का कट ऑफ सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी एसटी को ही गई है। कारण उसका बैकलॉग वैकेंसीज का भी होना था, तो इसलिए अगर एसटी मेल है 132 है, बहुत है। 128 अगर एसटी फीमेल का है तो बहुत है, बट +2 या -2 का वेरिएशन याद रखिएगा आप। तो दैट्स ऑल गाइस। ये मैंने अपनी तरफ से जो भी मैंने अपना एक ऑब्ज़र्वेशन निकाला था कि कैसे आप रैंक आईक्यू के डेटा से
चीज़ों को आप देख सकते हो, तो वो मैंने इसका करने की कोशिश की थी। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपसे शेयर करी है ये आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस चीज़ से असहमत हैं तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करके अपनी असहमतियाँ बताएं, सब्सक्राइब भी करें, और आगे कुछ और अपडेट्स हम आपको देंगे इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड और आगे आने वाले एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, तो कनेक्टेड ज़रूर रहिएगा। तो थैंक यू सो मच।